Hello students and welcome to today's class, and this is the 10th video part of chapter number 7 from geography of class 10th and name of chapter is lifeline and national economic। बाई के 9 चैप्टर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं दिखे तो सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हो, या फिर यहाँ का आई बटन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इस चैप्टर की मिल जाएगी। ठीक है, तो वो 9 वीडियो अगर आपने देख लिए हैं तो ये आज की 10th और लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, तो इसको भी हम जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है इंटरनेशनल ट्रेड? अगर आपने ध्यान दिया हो तो चैप्टर का नाम है लाइफलाइन एंड नेशनल इकोनॉमी। तो एक नेशन की इकोनॉमी क्या क्या लाइफलाइंस होती हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों ही एक इकोनॉमी की लाइफलाइंस होती है, उन दोनों को हमने देख लिया है, समझ लिया है। अब आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। जब तक लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का मतलब ये है कि नेशनल इकोनॉमी का मतलब क्या है बिजनेस, और बिजनेस का मतलब क्या है ट्रेड। तो हमने इकोनॉमी का लाइफलाइन तो देख लिया कौन कौन से हैं, ठीक है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो। आज हम इकोनॉमी के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि इकोनॉमी किससे बूस्ट होता है, किस चीज़ को इकोनॉमी कहते हैं। जो ट्रेड होता है वो इकोनॉमी कहलाता है। तो आज हम ट्रेड के बारे में देखने वाले हैं। तो लेट्स सी टॉपिक आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट आपको ये बताता है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। तो कोई भी ऐसा गुड का एक्सचेंज, गुड्स का मतलब बेसिकली आपका है जो सामान हम खरीदते बेचते हैं वो। तो जब भी गुड्स का एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, चाहे वो लोगों के बीच में हो, चाहे वो दो राज्यों के बीच में हो या दो देशों के बीच में, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है ट्रेड। ये आपको ध्यान रखना है। उसके नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि मार्केट क्या होता है। मार्केट जिस जगह पे, जिस स्थान पे ये ट्रेड होता है उसको मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको सब्जी खरीदना है या सामान खरीदना है तो घर में बैठे बैठे तो आएगा नहीं, आपको किसी जगह पे जाना पड़ता है और वहाँ पे बहुत सारी सब्जी की दुकान लगे होते हैं, बहुत सारी रेडियाँ लगी होती है और वहाँ जाके आप खरीदते हो। तो आपने जो खरीदा वो कहलाएगा ट्रेड, और आपने जिस जगह पे खरीदा, जिस जगह पे आपने ट्रेड किया उसको हम कहते हैं मार्केट। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यही बताया गया ऐसा जगह जहाँ पे गुड्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसी को मार्केट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है ट्रेड बिटवीन एनी टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। देखो ट्रेड क्या होता है मैं समझ में आ गया, मार्केट क्या होता है मैं समझ में आ गया। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, उसी को इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। जरूरी नहीं कि सब दो लोग ही आपस में कुछ खरीदते हैं बेचते हैं। मैंने बताया ना अभी, दो लोग या दो राज्य या दो कंट्रियां कुछ सामान आपस में खरीदती है बेचती हैं तो वो भी ट्रेड ही कहलाता है। बस अगर दो कंट्री आपस में खरीदती है तो उसको ट्रेड ना बोल के इंटरनेशनल ट्रेड भी बोला जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? विच मतलब यहाँ पे विच का मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड्स है। इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस सी लैंड वाटर वेज। ठीक है, ये अगर याद हो तो इस चीज़ को हम इस चैप्टर में, पूरे इस चैप्टर में यही चीज़ें डिस्कस की हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है यानी कि दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है वो कैसे होता है। तो समुद्र के रास्ते के थ्रू हो सकता है, जमीन के रास्ते भी हो सकता है और वाटर के रास्ते भी हो सकता है। कैसे कैसे किस तरह से होता है ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या कहता है? अगला टॉपिक कहता है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब जरा समझना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड कंसिडर एज एनी कंट्रीज बैरोमीटर। बैरोमीटर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज इंडेक्स टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, जो किसी भी कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना वो उस कंट्री का बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप बाइक चलाते हो तो बाइक में मीटर लगा हुआ होता है जो आपके डिस्टेंस को नापता है कि आप कितना ट्रेवल कर रहे हो या आप किस स्पीड से चल रहे हो। ठीक है, या फिर उसमें ये भी दिखाता है कि आपकी स्कूटी में कितना पेट्रोल है। सेम इसी तरह से एक कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, मतलब वो कंट्री अमीर है या गरीब है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। हालांकि एक पर कैपिटा इनकम भी होता है कि अगर उस कंट्री के जितने भी लोग हैं उनकी एवरेज इनकम पता कर ले तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि वो कंट्री कितना अमीर है या गरीब है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको पता करना है एक कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, वो कैसा कमा रही है, वो कैसा अर्न कर रही है, तो उसके लिए आप उस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड देख लो। अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड उसका अच्छा है तो मतलब वो बढ़िया है, नहीं तो नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को हम उसके इंटरनेशनल ट्रेड को देख के पता कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड किसी कंट्री का बैरोमीटर कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे पता किया जाए एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है बुरी है सिर्फ उसके ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को देख के। तो उसको हम आगे इस 2 पॉइंट में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर कंपोनेंट्स ऑफ इट। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं, 2 उसके एलिमेंट होते हैं, 2 हिस्से होते हैं जिसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी कहा जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे आप मार्केट में जाके सामान खरीदते हो तो आपने लिया तो सामान खरीदना और सामने ने आपको बेचा तो वह बेचना, सेल्स एंड परचेज। जिस तरह से नॉर्मल मार्केट में खरीदने और बेचने को सेल्स एंड परचेज कहते हैं, सिमिलरली द सेल्स एंड परचेज ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब कैसे? तो देखो
मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया है, इंडिया ने किसी कंट्री को कोई सामान बेचा, तो बेचने का मतलब क्या है, कंट्री ने क्या किया, किसी को कोई सामान दिया है, बेचा है, तो वो हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है। और मान लो अगर हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो ये कहलाता है इंपोर्ट, ठीक है। वेन एवर ए कंट्री परचेज ए थिंग फ्रॉम अदर कंट्री, सो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, एंड वेन एवर ए कंट्री सेल्स एनीथिंग टू अदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ये ध्यान रखना, किसी दूसरे कंट्री से सामान का खरीदना कहलाता है इंपोर्ट, और किसी दूसरे कंट्री को सामान बेचना कहलाता है एक्सपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक ये कहता है द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है, सामान का दूसरे कंट्री को बेचना, इंपोर्ट क्या होता है, सामान का दूसरे कंट्री से खरीदना। ये ध्यान रखना है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाई चांस गलती से 11th क्लास में चले गए तो वहां पे आप इस टॉपिक को काफी डीपली अच्छे से पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया, कितने रुपए का एक्सपोर्ट किया और कितने रुपए का इंपोर्ट किया, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। देखो, जब जरूरी तो नहीं है कि एक कंट्री हमेशा एक्सपोर्ट ज्यादा करेगी इंपोर्ट कम करेगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करेगी और एक्सपोर्ट कम करेगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है, क्या बताया गया है कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट इज कॉल्ड favorable balance of trade, and export is less than import is called unfavorable balance of trade। अब इसको जरा समझते हैं क्या है। अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करती है और इंपोर्ट कम करती है तो उसे क्या कहा जाता है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब ये है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से सामान खरीद कम रही है और किसी दूसरे कंट्री को बेच ज्यादा रही है। इसका मतलब ये है कि वो इनकम ज्यादा अर्न करिए। भाई एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो आप ज्यादा सामान बेच रहे हो, और ज्यादा सामान बेच रहे हो मतलब आपके पास इनकम ज्यादा आ रही है, आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। और इंपोर्ट का मतलब ये है कि आप दूसरे कंट्री से सामान खरीद रहे हो और उसको पेमेंट कर रहे हो, मतलब आपका एक्सपेंस हो रहा है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो एक्सपोर्ट जो है वो एक तरह से एक कंट्री की इनकम हो गई, और इंपोर्ट जो है वो एक तरह से किसी कंट्री का एक्सपेंस हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंस कम होगा तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है ये, जिसको कहा जाता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन वहीं पे मान लो उल्टा हो कि आपकी इनकम कम हो, मतलब आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, मतलब आप दूसरे कंट्री को सामान कम बेच पा रहे हो और दूसरे कंट्री से सामान ज्यादा खरीद रहे हो, मतलब उसको पैसे ज्यादा दे रहे हो, आपका एक्सपेंस ज्यादा है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम कम है, आपका एक्सपोर्ट कम है और आपका एक्सपेंस ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है। तो ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। वही बात है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो इस चीज को कहा जाता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था बैरोमीटर के बारे में कि बैरोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो अगर यही दो चीजें कंडीशन आपको बैरोमीटर बता देती हैं, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन है तो ये फेवरेबल कंडीशन है, मतलब उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ठाक है, और ये वाली कंडीशन है तो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब ठीक ठाक नहीं है। तो इन दो कंडीशन को देख के हम एक इंटरनेशनल ट्रेड से एक कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगा सकते हैं। दैट्स व्हाई इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड बैरोमीटर ऑफ ए कंट्री। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है, अब यहाँ पे तो बात हो गया जनरली सभी कंट्री के बारे में, अब हम इंडिया की बात करते हैं। तो यहाँ बताया गया है जो इंडिया है वो किन किन चीजों में एक्सपोर्ट करता है और किन किन चीजों में इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसको जरा हम देखते हैं। तो देखो, जेम्स मतलब आपके जो इंपॉर्टेंट पत्थर्स होते हैं ना, रोज हो गया या फिर आपका रोज हो गया, गोल्ड हो गया, येलो हो गया, इस तरह के अलग अलग तरह के पत्थर आते हैं, इंपॉर्टेंट पत्थर होते हैं, डायमंड हो गया, तो उन्हीं को जेम्स यहाँ पे कहा गया। जेम्स हो, ज्वेलरी हो या फिर केमिकल कोई भी चीज़ हो, वो इन चीज़ों को इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, या फिर मसाले हो, ये सब भी, ठीक है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसा चीज़ें हैं जैसे पेट्रोलियम क्रूड, यानी कि जिससे आपका पेट्रोल वगैरह बनता है उसको ही पेट्रोलियम क्रूड कहा जाता है, क्रूड ऑयल, ठीक है। इससे बने हुए प्रोडक्ट हो गया, ये कोई मेटल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम हो गए, मशीन या उसके पार्ट हो गए, या एग्रीकल्चर के जुड़े हुए कुछ पार्ट हो गए, प्रोडक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, मतलब दूसरी कंट्री को बेचता ज़्यादा है, और ये चीज़ें इंपोर्ट ज़्यादा करता है, मतलब दूसरी कंट्री से खरीदता ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट कहा गया है कि इंडिया सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करता है। तो इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज ए सॉफ्टवेयर जाइंट्स एट द इंटरनेशनल लेवल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इंटरनेशनल लेवल में जो इंडिया है, वो इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बनता है। खास करके अगर आप अगर मान लो एग्जांपल आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ऐसा कुछ करना है, तो आप साउथ में जाके स्टडी करो, वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे स्कोप है, क्योंकि साउथ के अंदर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। वहाँ साउथ के जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं वहाँ का लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है, 90% लगभग सभी का, है ना। तो इसलिए इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा है, और वो इंडिया में कहाँ होता है, ज़्यादातर साउथ में होता है। जो बेंगलुरु है उसको इंडिया का IT हब भी कहा जाता है ना।
इसके अलावा क्या कहा जाएगा, इट अर्न्स लार्ज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बेसिकली होता है कि आप दूसरी कंट्री को सामान बेचते हो, दूसरी कंट्री को सामान बेचने के बाद वो कंट्री आपको अपना पैसा देता है, आपको अपनी कंट्री की करेंसी देता है या डॉलर में देता है, तो आपके पास दूसरी कंट्री की जो करेंसी आती है तो दूसरे कंट्री की करेंसी का आना ही फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। मतलब ये कि दूसरी कंट्री जो आपको अपना करेंसी देता है उसी को ही फॉरेन एक्सचेंज कहा गया है। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे दूसरी कंट्री आपको उतना ही ज़्यादा डॉलर देगा और आपके पास उतना ही ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सेक्टर से आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि टूरिज्म। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड से ही नहीं बल्कि दूसरे देश से भी अपनी कंट्री के अंदर लोग घूमने आते हैं और इससे भी एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बूस्ट होती है। तो अब हम देखते हैं कि टूरिज्म कैसे एक कंट्री के ट्रेड को बढ़ावा देता है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है टूरिज्म एंड ट्रेड। मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो सिर्फ ट्रेड होता है यानी जो व्यापार होता है वो सिर्फ सामानों का नहीं बल्कि टूरिज्म का भी होता है। अक्सर हमारी कंट्री के अंदर दूसरे कंट्री से लोग घूमने फिरने आते हैं, चाहे क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग घूमना विजिट करना पसंद करते हैं, चाहे वो आपके बिहार के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी हो या ग्लास ब्रिज हो, चाहे गुजरात के अंदर सोमनाथ टेम्पल या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, या फिर साउथ के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हो, या फिर जम्मू एंड कश्मीर के ठंडे इलाके हो, या फिर दिल्ली के अंदर इंडिया गेट या लाल किला हो। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे हेरिटेज, बहुत सारे टूरिज्म प्लेस जुड़े हुए हैं और हर एक टूरिज्म प्लेस का अपना अपना एक कल्चरल हिस्ट्री है जो लोगों को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक बनाता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे टूरिज्म के बारे में बताया गया है। क्या कहता है कि मोर देन 15 मिलियन ऑफ पीपल आर इंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर बहुत सारे टूरिज्म प्लेस हैं, तो उस टूरिज्म प्लेस के अंदर जो लोग हैं वो टोटल 15 मिलियन मतलब 15 मिलियन यानी कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर इंगेज हैं, उनको वहाँ से जॉब मिल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये इंडिया के अंदर जो टूरिज्म प्लेस है वो पिछले 3 डिकेड्स यानी कि 30 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। इसके अलावा ये क्या कहता है कि इट ऑल्सो हेल्प्स टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चरल परस्यूट्स, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया का टूरिज्म जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने ज़्यादा लोग बाहर से इंडिया के अंदर आएंगे और बाहर से इंडिया के अंदर आएंगे तो इंडिया के अंदर जो लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हाथ से सामान बनाते हैं, ठीक है, उनको अपना सामान बेचने के लिए और ज़्यादा मौका मिलेगा और उनका ट्रेड बढ़ेगा। साथ ही साथ में अगर इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आएंगे विजिट करने तो उनको हमारे कल्चर के बारे में और उस कल्चर से जुड़ा हुआ जो अलग अलग हेरिटेज यानी कि जो साइट्स है उसके बारे में पता चलेगा, उसका इतिहास पता चलेगा और वो उनको काफ़ी उत्सुक और आकर्षित बनाएगा अपनी ओर। नेक्स्ट कहता है फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स इंडिया फॉर हेरिटेज इको एडवांटेज। यहाँ पे बताया गया है बेसिकली कि इंडिया के अंदर जो लोग टूरिज्म के लिए आते हैं वो किस किस रीजन से आते हैं। तो हमें बताया गया हेरिटेज के लिए आते हैं, जो अलग अलग साइट्स होते हैं विजिट करने उसके लिए आते हैं, इको एडवेंचर के लिए खेल कूद वगैरह जो होता है एडवेंचर करना, ठीक है, घूमना फिरना, बाइकिंग करना, राइडिंग करना, इन सब के लिए आते हैं। कल्चर यानी हमारे देश का जो इतिहास रहा है उसको जानने के लिए आते हैं। जैसे कि आपको पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पुराना और सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी है वो बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो आज के टाइम जो बाद में बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है मेडिकल एंड बिजनेस टूरिज्म। यहाँ पे मेडिकल और बिजनेस का मतलब बेसिकली ये कि लोग इंडिया में मेडिकल काम के लिए भी आते हैं, जैसे अपना इलाज करना, चेकअप कराना, कोई बीमारी हो उसके समाधान के लिए यहाँ पे आते हैं। और बिजनेस का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल बिजनेस हैं जिससे बिजनेस करने के लिए बाहर से दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन यहाँ पे आते हैं और इसी बहाने इंडिया का टूरिज्म भी हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके बताए गए जिस तरीके से इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट वो भी अलग अलग तरह की प्रमोशंस कर रही है ताकि इंडिया के टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, चाहे वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का हो या फिर पूरे कंट्री का हो। तो यहाँ पे ये कहता है इंडिया टूरिज्म हैज अ वास्ट पोटेंशियल इन टूरिज्म फ्रॉम डिफरेंट पार्ट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इंडिया के अंदर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे हेरिटेज है जहाँ पे टूरिज्म हो सकता है और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसके लिए चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही मिलकर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, जिससे इंडिया की टूरिज्म बढ़े और इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक बूस्ट भी हो सके। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 7 ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम क्लास 10 नेम ऑफ चैप्टर इज लाइफ प्लान एंड नेशनल इकोनॉमिक होता है समाप्त। अगर आपको डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है और बाकी अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ आप इस पूरे प्लेलिस्ट को शेयर करें ताकि उनके लिए चैप्टर और ज़्यादा ईजी हो जाए। एंड थैंक यू।